नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है, जहां एसआई अभ्यर्थियों को गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा आश्वासन दिया है। अधिकतम 2 हफ्ते में निकल सकता है परिणाम। उन्होंने ये कहा है, सरकार भर्ती को लेकर संवेदनशील है, कहीं मामला ना अटके, क्लियर कर आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह कहना है, प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री ने सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों से बात की है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से गृह मंत्री के घर के बाहर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे, मुलाकात की मांग कर रहे थे, वे ठोस आश्वासन चाह रहे थे। पिछले लगातार कुछ दिनों से एसआई अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे थे और आज बड़ी संख्या में गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि इन अभ्यर्थियों के साथ अब इनके परिजन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। गृह मंत्री से एक बड़ा आश्वासन मिला है। एक बड़ा आश्वासन गृह मंत्री ने दिया कि अधिकतम 2 हफ्ते में परिणाम निकल सकता है। सरकार भर्ती को लेकर संवेदनशील है, कहीं मामला ना अटके, इसलिए क्लियर कर आगे प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, गृह मंत्री ने सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों से बात की थी। सुबह से ही गृह मंत्री निवास के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए थे, मुलाकात की मांग कर रहे थे। एक पुख्ता, एक ठोस आश्वासन वो चाह रहे थे, क्योंकि लगातार उनका आंदोलन जारी है। परिणाम जारी करने को लेकर अलग अलग तरीकों से लगातार विरोध प्रदर्शन वो कर रहे थे और एक बड़ा आश्वासन गृह मंत्री की ओर से आज इन्हें मिला है। जमीन पर बैठकर गृह मंत्री ने इन अभ्यर्थियों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी मांगों को सुनी और उसके बाद एक बड़ा आश्वासन दिया और साफ तौर पर यह कहा कि कहीं मामला अटके नहीं, इसलिए धीरे धीरे क्लियर कर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और अधिकतम 2 हफ्ते और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक राहत की खबर है। लगातार ऐसा अभ्यर्थी परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे और एक बड़ा आश्वासन उन्हें मिला है। हड़ताल न करें, मैं समय भी सभी लोग लगे हैं भाई, रिजल्ट निकल जाए इनका करके, कोई बात नहीं है। न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। मैं सोचता हूँ वजह क्या है कि आगे भी थोड़ा समय लगता है भैया, थोड़ा समय लगता है। आप 5 साल उस सरकार ने नहीं निकाला है, 10 ठो मसले हैं उसके पीछे। कल के जाकर ये समझते नहीं है बच्चे, कल के जाकर अटक गया किसी विषय पर को लेकर के तो फिर परेशान हो जाएंगे ना। 2003 के पीएससी जैसे ना कि चर्चा मैंने भी 1-1.5 घंटे सबसे की और उस आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग 2 हफ्ते अधिकतम समय लगना चाहिए। जिस पर मैं पिछली बार भी बोल दिया था, तो फिर बोल रहे हैं कि बोला था भाई, वो लग जाता है समय, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने भी सुना, गृह मंत्री ने एक बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार एसआई अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। एक बड़ा आश्वासन आज उन्हें गृह मंत्री की ओर से मिला है, क्या कह रहे हैं अब एसआई अभ्यर्थी? देखिए, ऐसा ही अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है और धीरे धीरे, हालांकि कुछ लोगों ने जो है सड़क खाली कर दी है, क्योंकि श्रवण देखिए, गृह मंत्री ने आज आके इनसे आधे से पौन घंटे जमीन पे बैठ के बात करी है, तो अपने आप में सकारात्मक ये निशान है सरकार की। कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिविटी को लेकर बात कर रही है और सरकार चाहती है रिजल्ट निकले। लेकिन देखिए, हमारे कवर करते में ही ये 3 बार हो चुका है कि इन्हें 10 से 15 दिन का जो आश्वासन मिल चुका है। ये तीसरी बार आज आश्वासन मिला है। लेकिन जैसे कि एचएम ने कहा कि अगर कोई इस पर अड़चन होगी तकनीकी रूप से, तो उसे दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आगे जाके जब परिणाम जारी हो तो भर्ती पर कोई रोक ना लग जाए, कोई कोर्ट केस ना हो जाए और अभ्यर्थियों का समय इस पर खराब ना हो। तो इस पर एचएम ने कहा है कि अधिकतम 2 माह का समय, 2 हफ्ते का समय, फिर से क्लियर करूंगा, अधिकतर 2 हफ्ते का समय है जिस पे रिजल्ट निकल सकता है और निकाला जाएगा, ऐसा एचएम ने कहा है। तो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन अभ्यर्थियों में यह है कि पहले भी आश्वासन मिला है, माने कि नहीं माने, इसको लेकर असमंजस में। लेकिन एक सकारात्मक कुछ लोगों में रिएक्शन दिख रहा है कि हाँ भाई, अगर इन्हें धरना देना है तो 2 हफ्ते बाद अगर फिर से रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर से सरकार के सामने बैठेंगे और उस दिन फिर मांग करेंगे कि जब तक जारी नहीं होता रिजल्ट तो फिर से आंदोलन चालू करेंगे। तो एक बार ये भी देखा जा सकता है कि जब मीडिया के सामने आकर गृह मंत्री ने कहा है कि अधिकतम 2 हफ्ते का समय लगेगा और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो इसे सकारात्मक रूप से ले सकते हैं कि अब जो है सरकार इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख अपना रही है और 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब अभ्यर्थियों
लोगों का देखिए कुछ 2-3 अलग अलग इस पे लोग का मतवा भी आ रहा है, अपना अपना ओपिनियन दे रहे, तो ये अभी उलझे हुए असमंजस में है। लेकिन पुलिस जो है यहाँ से जाने के लिए कह रही है और आपस में भी ये सहमति बना रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो संदीप, इंतजार करना होगा, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया और देखना होगा कि आगे 2 हफ्ते बाद परिणाम जारी होते या नहीं। अब बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में पुलिस, रिवर व्यू साइट पर पुलिस की टीम पहुंची। युवक युवतियों और असामाजिक तत्वों को यहां से खदेड़ा गया। युवक युवतियों की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हुआ था और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब देखिए उन इलाकों में पुलिस पहुंची है जहां इस तरह की हरकतें होती हैं। युवक युवतियों के यहां से खदेड़ा गया। रिवर व्यू के साइड पर बड़ी संख्या में यहां पर युवा बैठे हुए थे, युवक युवती बैठे हुए थे, जिन्हें और असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। यहां से खदेड़ा गया। एक युवक युवतियों की अश्लील हरकत का वीडियो सामने आया था। यह वीडियो वायरल हुआ और IBC 24 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आज पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है। युवक युवती और असामाजिक तत्वों को रिवर व्यू से खदेड़ा गया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर के कार मालिकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शहर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कारें किराए पर लेता है और उनके फर्जी कागजात तैयार कर बेच देता है। ऐसे गिरोह के 2 सदस्य प्रतीक चौधरी और जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का एक अन्य सदस्य राजा डहरिया अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 कारें बरामद की है। इनकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि लसूड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले रोहित यदुवंशी ने थाने में शिकायत की थी। इटारसी के प्रतीक चौधरी से मुझसे कार किराए पर ली, लेकिन कुछ महीनों तक किराया दिया, बाद में किराया देना बंद कर दिया। पता चला कि प्रतीक और उसके साथियों ने फर्जी कागजात तैयार कर कार बेच दी है। इसी तरह आरोपियों ने कई लोगों से कारें किराए पर ली और बेच दी। प्रतीक चौधरी एक और 2 लोग हैं, उनके साथ काम करके इस प्रकार से गैंग में काम करते हैं और जितनी भी ये गाड़ियां किराए पे देने का व्यवसाय है उसमें ये गाड़ियां किराए पर लेते हैं और गाड़ियां ले करके किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। 7 गाड़ियों को हमने इस अपराध में जब्त किया है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को किताबें पाठ्य पुस्तक निगम बांटता है। किताबें पढ़कर विद्यार्थी न सिर्फ ज्ञान की ज्योति अर्जित करते हैं बल्कि अपने ख्वाब भी बुनते हैं। लेकिन सपने बुनने से पहले किताबों का वो हश्र हुआ, ये कहें कि कर दिया गया, जो जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। हालांकि मामले पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावा करार दे रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में किताबें देने के लिए राज्य सरकार पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम बच्चों में बुक बांटने की बजाय कबाड़ में बेचने में लगा हुआ है। सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्कूलों में बंटने वाली पुस्तकों को बेच दिया गया। इस मामले का खुलासा कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया है और जांच की मांग की। मामला गंभीर था, इसलिए सरकार ने जांच समिति बना दी, लेकिन जांच समिति भी उस समय विवादों में आ गई जब पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को भी सदस्य बना दिया गया। उंगली उठी तो जांच समिति ने जांच की और महाप्रबंधक की लापरवाही पाई, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मामला सीएम विष्णुदेव साय तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है, दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कांग्रेस इस बड़ी लापरवाही को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र साहू का कहना कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ दिखावा है। पहले जिस अधिकारी पर आरोप लगे उसी को जांच समिति में सदस्य बना दिया गया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने खुलेआम लूट मचा रखी है। यह प्रदेश के नौनिहालों के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं, क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि राजधानी में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है? इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और क्या हो। खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम लूट मचा रखी है इस सरकार ने। इसी का नतीजा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के नैनिहाल, उनके भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़, उनके लिए छापी गई पुस्तक को कबाड़ खाने में आप डंप कर दिए। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन?
वहीं सूरजपुर में भी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के लिए किताबें छपवाई थी, लेकिन यहां भी करीब 4000 किलो किताबें कबाड़ के भाव सिलियारी पेपर मिल को बेच दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की तो लापरवाही नजर आई। उन्होंने कार्रवाई करते हुए सूरजपुर पाठ्य पुस्तक निगम डिपो प्रभारी और 2 प्यून को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, सब संयुक्त कलेक्टर की निगरानी में विभागीय जांच भी की जा रही है। गोदाम खोल करके देखा, सही स्थिति हमको अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि इसमें कुछ गोलमाल है। मैंने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया और ये पाया कि इस कृत्य में 2 भृत्य भी सम्मिलित हैं पूछताछ में, उनको भी हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में विवादों का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार नींद में थे। यही वजह है कि एक बार फिर से नौनिहालों को बंटने वाली पुस्तकें कबाड़ के भाव बिक गई। अब देखना होगा कि जीरो टॉलरेंस के दावे हकीकत के पैमाने पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी हरी झंडी मिल गई। संशोधन से 5 प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही 2 मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव को भी सदस्य बनाया जाएगा। दूसरी ओर शहरों के सुव्यवस्थित विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहरी विकास नीति का अनुमोदन कर दिया गया। अब शहरों में खाली पड़ी जमीनें यानी भूखंडों का पुनर्गठन होगा और अतिक्रमण पर रोक लगाया जाएगा। इस योजना को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम का जिम्मा आवास एवं पर्यावरण विभाग का होगा। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन 5 प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्रिपरिषद की अनुमति मिली है। शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने जिले की पहली समीक्षा बैठक में एक बड़ा एक्शन लिया। पहली बैठक स्मार्ट सिटी के सीईओ किरोड़ी लाल मीणा अनुपस्थित रहे। चैतन्य कश्यप ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक में असंतोष था। जनप्रतिनिधियों ने स्मार्ट सिटी सीईओ की अनुपस्थिति को लापरवाही बताया। सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से निर्देश दिए गए कि इस तरह के अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वाटर सप्लाई, आवारा पशुओं को हटाना, गौशाला का निर्माण, इन विषयों पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भोपाल के विकास और नई योजनाओं को लेकर कीर्तिमान बनाएंगे। नगर निगम के कामों के लिए अलग से बैठक की जाएगी। अगले माह से नियमित बैठक होगी। भोपाल को स्वच्छ सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में करीब 1 साल बाद प्रभारी मंत्री की बैठक हुई। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई थी। मुझे प्रभार मिला, इसके बाद की प्रथम बैठक थी और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में काफ़ी असंतोष था और उनके सीईओ भी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। मैंने निर्देशित करा है कि इस तरीके के अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। ग्वालियर में बीते दिनों हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। इस दौरान निगम के ड्रेनेज सिस्टम की भी धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि शहर में कई इलाकों में लोगों के घरों में 5 से 6 फीट पानी भर गया। अब राहत की बात यह कि बाढ़ का पानी उतर गया। ऐसे में निगम पर कोई सवाल खड़े ना हो, इसलिए नगर निगम के अफसर ग्वालियर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को खराब बता रहे हैं। 5 साल पहले शुरू हुआ अमृत प्रोजेक्ट कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ। इस प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रोजेक्ट में पानी और सीवर लाइन पर ही राशि खर्च की गई। ऐसे में प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम ने 39 स्थानों पर होने वाले जल भराव के स्थायी निदान के लिए नगर निगम आयुक्त ने कलेक्टर के जरिए शासन को पत्र लिखकर पहले प्रोजेक्ट के लिए 48 करोड़ 82 लाख जारी किए। दूसरे में 18 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई। हालांकि कलेक्टर इस प्रस्ताव का फिर से प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।
निगम की टीम ने अभी हम लोगों को कुछ प्रस्ताव ऑलरेडी शेयर किए हैं, लेकिन बाकी भी हम एरिया के इसको बना करके सिटी फ्लडिंग्स, जो अर्बन फ्लडिंग हमारी है, उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। 2 प्रस्ताव उन्होंने हम लोगों को शेयर करे हैं, एक 49 CR का है, एक 49 करोड़ का है और एक 18 करोड़। लोग उस पर कुछ सोच विचार करके एक्चुअल में जो हमारी इंजीनियरिंग नॉलेज है उसको यूज़ करके उसमें एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेंगे। आरंग विधायक खुशवंत साहब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष चुना गया। इस नियुक्ति पर खुशवंत ने सीएम साय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, साथ ही समाज के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। साय सरकार ने प्राधिकरणों की नियुक्ति शुरू कर चुकी है और आज जो है 3 प्राधिकरणों की नियुक्ति की जा चुकी है। सरगुजा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी जो उपाध्यक्ष बनाया गया है, पूर्व सांसद और वरिष्ठ विधायक गोमती साय को जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह बस्तर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी लता उसेंडी को दी गई है, जो वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। और महत्वपूर्ण प्राधिकरण है अनुसूचित जाति प्राधिकरण, उसकी जिम्मेदारी युवा जो विधायक हैं खुशवंत साहब, उनको दी गई, उनका उपाध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। इतने सारे सीनियर्स थे, बहुत सारे अनुभवी लोग थे, आप जैसे युवा को मौका मिला है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सीनियर्स लीडर हैं उनका मार्गदर्शन लगातार सदा हम सबको मिलते आ रहा है और पार्टी में सभी काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता को अवसर प्रदान करती है अपने अपने कर्तव्य को काम करने के लिए क्षेत्र में। और निश्चित ही अगर हमको ये जिम्मेदारी दी गई है तो सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निश्चित ही उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है तो निष्ठापूर्वक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और लोगों के सुख दुख में हम शामिल होंगे। अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के विकास के लिए आपके पास कुछ योजनाएं, कुछ सोच के रखे हैं कि अब इतनी जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है तो क्या क्या करेंगे आप? निश्चित ही देखिए, अनुसूचित जाति के होने के कारण लगातार लोगों के बीच आना जाना, उठना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना, लगातार आना जाना है। तो उनके सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं हम अवगत हैं, तो उनके साथ और बैठेंगे और विचार करेंगे, क्योंकि सरकार तो पहले ही अनुसूचित जाति को लगातार उन्नति और विकास की ओर लेके जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हमें मिल गई है। तो हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि उनकी जो मांगे हैं उस सारी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो आपने सुना कि जो जिम्मेदारी, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मुख्यमंत्री ने दी है और पार्टी के हाईकमान ने दी है, उस जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। और साथ ही साथ उनका कहना है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, उनकी समस्याएं उनके पास आते रहती है, तो फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके पास जाएंगे, उनकी समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से वो प्रयास करेंगे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।